एक लेमैन अच्छे डॉक्टर को कैसे पहचाने? एम्स पटना में अभी एडिशनल प्रोफेसर हूँ। प्रॉफिट कमाने का एक बीच में डॉक्टर ज़रिया बन जाता है। अच्छे आईसीयूज़ नहीं हैं, बहुत अच्छे मशीन नहीं हैं, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बहुत अच्छा ओटी नहीं है। ठीक है। आप बोर्ड पे क्या देखेंगे? एमबीबीएस की डिग्री है कि नहीं। गवर्नमेंट हम पे खर्च करके मुझे डॉक्टर बनाया या मेरे जैसे लोगों को बनाया है, तो मेरा एक नैतिक दायित्व है कि मैं समाज को वापस दूं। मिथ कि डॉक्टर बहुत कमाता है, एम्स पर क्यों विश्वास करें तुलनात्मक दिल्ली एम्स के? प्राइवेट में जो भी कर रहे हैं उनके पैड पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, कारण उसके जान पे भी खतरा हो सकता है। पर आप थोड़ा एक स्टेप आगे जाके पेशेंट के लिए मदद करो। A few moments एक later. डॉक्टर की पहचान, डॉक्टर चाहे तो समाज को क्या क्या दे सकता है, और असली और नकली डॉक्टर का पहचान, ये सब पर विस्तार से बातचीत होगा डॉक्टर साहब के साथ में। सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब, एम्स तक का सफ़र, कॉलेज से निकलने के बाद एम्स तक का सफ़र कैसा रहा और कहाँ कहाँ आपने अपनी अभी तक सेवा दी है? पटना मेडिकल कॉलेज से मैंने एमडी किया पीडियाट्रिक्स में, तो चाइल्ड स्पेशलाइजेशन में। उसके बाद सीनियर रेजिडेंसी होता है, मतलब आप उसी में फर्दर एक्सपीरियंस लेते हैं डिग्री लेने के बाद। तो सीनियर रेजिडेंसी के लिए मैं दिल्ली आया, और जो देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, जिसको सफदरजंग हॉस्पिटल के नाम से लोग ज़्यादा मशहूर है, वो एम्स के ठीक सामने। तो वहाँ मैंने ज्वाइन किया और वहाँ पे 3 साल सेवा दी, वहाँ काम सीखा। और फिर जब वहाँ 3 साल मेरा ख़त्म हुआ तो उसके बाद कई सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में सिलेक्शन हुआ था मेरा, जैसे मैक्स साकेत हॉस्पिटल है, फिर अपोलो हॉस्पिटल है और बत्रा हॉस्पिटल है। तो मेरा एक एम था कि मैं जैसे कि डिग्री के बाद कई रास्ते होते हैं हमारे प्रोफेशन में। एक होता है कि आप अपना क्लिनिक चलाना चाहते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल चलाना चाहते हैं, या प्राइवेट क्लिनिक चलाना चाहते हैं, या फिर कई बड़े कॉर्पोरेट संस्थान में आप काम करना चाहते हैं। तीसरा होता है कि गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर सकते हैं एज स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर। एक चौथा होता है कि आप मेडिकल कॉलेज में आकर के प्रोफेसर बनना चाहते हैं, है ना। तो लेकिन वो उसमें वैकेंसी कभी कभी आती है। तो जब मैं सफदरजंग गया तो सफदरजंग हॉस्पिटल में बिल्कुल माहौल, पटना का माहौल, फिर इधर दिल्ली का माहौल, इधर थोड़ा वर्क कल्चर डिफरेंट था, वो धीरे धीरे लर्न किया। फिर मेरा मन था कि मैं आगे सफदरजंग में ही सेवा दूं असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे, लेकिन उसके लिए यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उसके थ्रू होता है। उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ती है, इंटरव्यू के बेसिस पे होता है, और रिसर्च पब्लिकेशंस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो फॉर द टाइम बिंग मैंने उस समय बत्रा हॉस्पिटल ज्वाइन किया एज जूनियर कंसल्टेंट, और वहाँ डीएनबी की पढ़ाई होती थी। तो वहाँ डीएनबी स्टूडेंट को पढ़ाना, वहाँ पे आईसीयू देखना और बाकी काम मैं करता था। डॉक्टर नोमिता गुप्ता वहाँ पे हेड थी उस समय, शायद अभी भी हैं, उनके साथ काम किया मैंने। और फिर बिहार में घर वाले, और वहाँ पे कुछ दिनों के लिए, मतलब कुछ महीनों के लिए मैंने दरभंगा मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया। फिर बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर बना नालंदा मेडिकल कॉलेज में, एनएमसीएच में। नालंदा मेडिकल कॉलेज उस समय रफ्तार पकड़ रहा था अपने उसमें। और फिर वैकेंसी निकली एम्स की, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना, जो शुरुआती जो 6 एम्स हैं एम्स दिल्ली के बाद। तो ऑल इंडिया मेडिकल ज्वाइन किया मैंने एम्स पटना। और शुरू में मतलब उसमें 4 कैडर होता है, इनिशियल असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर, फिर एडिशनल प्रोफेसर और फिर प्रोफेसर। तो अभी मैं फ़िलहाल एडिशनल प्रोफेसर हूँ, लास्ट 7 सालों से कार्यरत हूँ एम्स पटना में। अभी एडिशनल प्रोफेसर हूँ, और इस बीच में मैंने काफ़ी सारी ट्रेनिंग ली, टीचिंग की ट्रेनिंग ली, रिसर्च की ली। और फिर मैंने पीडियाट्रिक इंडोक्राइनोलॉजी,
जो बच्चों में थायराइड की बीमारी, मोटापे की बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी, ये इन सारी चीज़ों की एक अलग सुपर स्पेशलाइजेशन होता है पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी। उसकी ट्रेनिंग मैंने ली। एक नामी पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं इंडिया के, डॉक्टर अनुराग वाजपेयी, जो कानपुर में है। तो सर के अंडर में मैंने 4.5 साल ट्रेनिंग ली पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी। और मैंने फिर पटना एम्स में पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी का एक सब सेक्शन एक स्टार्ट किया। हमारे निदेशक और बाकी हमारे सीनियर्स ने हेल्प किया उसमें। तो अभी पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी मैं 2019-20 से चला रहा हूँ वहाँ पे। आज हमारे पास पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी के लगभग 1000 से ज़्यादा पेशेंट्स हैं, जिसमें मेन डायबिटीज़ और थायराइड की बीमारियों के बच्चे हैं। और मेरे बहुत सारे शोध, मतलब जो रिसर्च वर्क होता है एम्स में, वो काफ़ी रिप्यूटेड जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं। जैसे ब्रिटिश मेडिकल जर्नल है BMJ, तो BMJ में मेरे 4-5 पेपर हैं। और काफ़ी अलग अलग रिप्यूटेड जर्नल्स में मेरे पेपर हैं, उसमें पब्लिश हुए हैं। फ़िलहाल एडिशनल प्रोफेसर हूँ, 1-2 सालों में फिर प्रोफेसर बनूँगा। बहुत बढ़िया, बहुत बधाई हो आपको। जो मिथ है पब्लिक के बीच में कि एक डॉक्टर बहुत पैसा कमाता है, और आपने बताया कि डॉक्टर के लिए भी 4-5 पड़ाव है। एक तो ये है कि भाई आप अपना क्लिनिक खोलिए, दूसरा ये है कि किसी कॉर्पोरेट घराने के साथ काम करिए, और तीसरा ये है कि भाई आप सरकारी सर्विस में ही सरकार का यानी आम पब्लिक की सेवा करें। कमर्शियल रूप से पैसों के हिसाब से अगर मैं देखूं तो सबसे बेहतर कौन है, और क्यों आपने सरकारी विभाग को ही प्रीफर किया? ओके, देखिए 2-4 बातें होती हैं। थोड़ा सा फिलोसफिकल एंगल से मैं आपको बता रहा हूँ। हर किसी को एक बुक पढ़नी चाहिए। एक बुक है इकिगाई, ओके, पतली सी बुक है, वो पढ़िए। उसमें कहता है कि इकिगाई एक ट्रायंगल है, जिसमें एक ट्रायंगल का एक कोना है दैट व्हाट यू लाइक, आपको क्या करना पसंद है। अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में बहुत सारे बच्चों को या काफ़ी बाद में भी पता नहीं चल पाता है कि उनको क्या करने में मज़ा आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, क्या करते हैं तो आपको ग्रेटिफिकेशन होता है, क्या काम आपको सबसे अच्छा लगता है काम करने में, जिसमें आप बोर नहीं होते। दूसरा है कि दूसरा एंगल है कि उस समय जो एरा है उसका डिमांड क्या है। और तीसरा एंगल है कि कौन सा हाईली पेड जॉब है। तो इस ट्रायंगल के बीच का जो पोर्शन है, जो तीनों बातों को कवर कर रहा है, उसको कहते हैं इकिगाई। ओके, ठीक है। तो हमने जो ये 4 चीज़ों की बातें की, इसमें है कि आपको किस में खुशी मिलती है और क्या करने के लिए अपने आप को ज़्यादा कॉम्पिटेंट मानते हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद जब आप क्लिनिक जाते हैं, तो प्राइवेट क्लिनिक करते हैं, तो उसमें एक स्टडी लाइफ होता है। आपने जो सीखा बस ज़िंदगी भर वही प्रैक्टिस करते हैं, उसी तरह के पेशेंट आते हैं। वहाँ पे आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, वहाँ रिसर्च नहीं कर पाते हैं, आप रिसर्च नहीं करते हैं। वो लाइफ बहुत आफ्टर सर्टेन पीरियड बहुत सेटिस्फाइंग नहीं होता है। राइट, कि पैसा तो एक आ रहा है और एक सेटिस्फाइंग नहीं होता वो, है ना। दूसरा होता है कि आप गवर्नमेंट सर्विस करते हैं। गवर्नमेंट सर्विस का मतलब मैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इसकी बात कर रहा हूँ। तो इसमें मुझे लगता है अभी जो डॉक्टर जितना ट्रेनिंग लेके जाता है, उतना पोटेंशियल को वो अपना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है, क्योंकि उतनी सुविधाएं वहाँ नहीं हैं अभी भी। बहुत अच्छे ICUs नहीं हैं, बहुत अच्छे मशीन नहीं हैं, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बहुत अच्छा OT नहीं है। और जहाँ पे गवर्नमेंट ने दिया भी है, तो वहाँ पे उस स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर्स उतने नंबर में नहीं हैं जितना कि होने चाहिए। तीसरा, जो हमने कॉर्पोरेट की बात की, कॉर्पोरेट में आप अपना स्किल का पूरा यूज़ करते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट का एक अपना सिद्धांत है। जैसा आपने मंगल पांडे मूवी में देखा होगा
कि मंगल पांडे कहता है कंपनी का काम क्या है, मुनाफा कमाना। ये उसका एक डायलॉग है। देखिए, मंगल पांडे बोलने का मतलब ये तो नहीं है कि आप अपने नहीं हेल्थ मिनिस्टर हो। नहीं, स्वतंत्रता सेनानी की बात कर रहा हूँ। तो कॉर्पोरेट एक कंपनी है, नेचुरली उसको प्रॉफिट कमाना है, और प्रॉफिट कमाने का एक बीच में डॉक्टर जरिया बन जाता है। डॉक्टर की सैलरी तो फिक्स रहती है, बल्क किसको जाता है, कॉर्पोरेट को जाती है ना। तो पब्लिक में ये मिथ होती है कि डॉक्टर ले रहा है, डॉक्टर नहीं ले रहा है। डॉक्टर का तो फिक्स है, जो भी सैलरी 2 लाख 1 लाख 1.5 लाख 3 लाख 5 लाख जो भी फिक्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट किया है वो उतना ही मिलेगा उसको। बाकी जो पैसे मिलेंगे वो घरानों को मिलेगा, कॉर्पोरेट को मिलेगा। जो लास्ट प्रोफेशन है टीचिंग का, मेडिकल कॉलेज में आना हर एक जो मेधावी जो डॉक्टर होता है अपने कॉलेजेस में, उनका एक सपना होता है कि मैं मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनूं, जिसमें वो स्टूडेंट्स को MD और MBBS स्टूडेंट को पढ़ाते भी हैं, फिर उनके यूनिट में जो पेशेंट्स भर्ती होते हैं उनको भी देखते हैं, रिसर्च भी करते हैं, और एम्स जैसे संस्थान में जहाँ पे कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी करना होता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी करना होता है। तो मेरे लिए एम्स एक सेटिस्फाइंग जॉब है जहाँ मैं इन चारों कामों को दिल से कर पाता हूँ। प्लस जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि गवर्नमेंट हम पे खर्च करके मुझे डॉक्टर बनाया या मेरे जैसे लोगों को बनाया है, तो मेरा एक नैतिक दायित्व है कि मैं समाज को वापस दूं। तो मैं जब एम्स में बच्चों का इलाज करता हूं, उसके चेहरे पे, उसके परिवार के चेहरे पे खुशी देखता हूं, तो अंदर से बहुत सेटिस्फेक्शन होता है। और ये जो है ना मिथ कि डॉक्टर बहुत कमाता है, उस मिथ के बारे में हम लोग अभी जो ऑफलाइन चर्चा कर रहे थे ऑफ द कैमरा, कि हर फील्ड की तरह इसमें भी 90% मतलब 10-20% तो पूरा ही फेलियर होते हैं, 50-60% एवरेज हैंड टू माउथ जीते हैं, 10 से 20% ही बहुत टॉप के डॉक्टर होते हैं जो एम्स जैसे संस्थानों में जाते हैं या अपोलो मैक्स जैसे बड़े कॉर्पोरेट में जाते हैं, काम करते हैं, या अपने प्राइवेट क्लिनिक में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो वो 10-20% ही होता है, मगर उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपका सेटिस्फेक्शन है कि आपको कौन सा काम करके, जैसे कोई बहुत अच्छा सर्जन है, उसके लिए सेटिस्फाइंग क्या है, अच्छा सर्जरी करना। बिल्कुल। मेरे लिए सेटिस्फाइंग क्या है, स्टूडेंट्स को पढ़ाना। पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ तो उसके पेशेंट्स को ठीक करना, डायबिटीज़ के मरीज़ों को ठीक करना, ये सेटिस्फेक्शन देता है मुझे। अच्छा रिसर्च करना, अच्छे जर्नल्स में, लैंसेट में, BMJ में, इंडियन पीडियाट्रिक्स में, ऐसे बड़े बड़े जर्नल्स में अपना पेपर पब्लिश करवाना, अच्छे बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में जाके वहाँ पे लेक्चर देना, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम लेना, ये सारी चीज़ें सेटिस्फेक्शन देती हैं। एक और सवाल है, पटना एम्स और दिल्ली एम्स, मुझे ऐसा लगता है कि एक सरकार का सपना हुआ कि अगर मैं पटना में एम्स बना देता हूँ तो दिल्ली के एम्स पर जो भार है पेशेंट का वो अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा, दिल्ली एम्स पर फिर भी भार कम नहीं हुआ। तो उसमें एक अफवाह भी शामिल होता है। लोग, जब मैं अभी बात करता हूँ लोगों से, तो कहता है कि भाई पटना एम्स में वो सुविधा नहीं है जो दिल्ली एम्स में है, या वहाँ प्रोफेसर उतने काबिल नहीं है, जो बातें आम लेमैन की जो बातें हैं। तो ये कितनी सच है, और पटना एम्स पर क्यों विश्वास करें तुलनात्मक दिल्ली एम्स के? देखिए, 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले हमें थोड़ा लॉजिकल होना पड़ेगा। बिल्कुल। जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं होती है, आम जनता की भी जिम्मेदारी है, और अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और जागरूक होना पड़ेगा। आपको ये जानकर हैरानी क्या, तो आप सभी जानते हैं कि हम पॉपुलेशन में नंबर 1 है। बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे आप कितनी भी सुविधाएं दे देंगे वो कम पड़ेंगी। ठीक है, और ये ऐसी बात नहीं है, जितने नए एम्स खुले हैं उसके खुलने के बाद एम्स दिल्ली पे बहुत भार कम हुआ है। आप अभी जाएं, पटना एम्स तो है, या आप इनफैक्ट जो IGIMS भी है पटना में, जी बिल्कुल, उसमें लोड देखिए, जगह नहीं मिलती पाँव रखने इवन की। PMCH में PMCH अब जो नया जो बन गया है बिल्डिंग, उसमें
एक समय तो पीएमसीएच तो सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज था वहाँ का, जहाँ से हम लोगों ने पढ़ा है। एम्स पटना में जाइए, आपको बेड नहीं मिलता है, क्योंकि देखो कुछ हद हमें वो लॉजिकल थोड़ा होना पड़ेगा, पॉपुलेशन बहुत है कंट्री की। मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि कोई अंतर नहीं है दिल्ली एम्स में और पटना उस पे आता हूँ मैं फैसिलिटीज कि एम्स दिल्ली और बाकी जो एम्स है उनका बजटरी मॉडल डिफरेंट है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें एम्स दिल्ली में फ्री मिलती हैं और बाकी एम्स में वो मॉडल नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो खासकर हमारे एम्स का, लेकिन फिर भी जो बाहर जो इलाज होता है उससे कई गुना सस्ता इलाज पटना एम्स में होता है। और अभी के डेट पे लगभग सारी सुविधाएं हैं। अपने यहाँ पटना एम्स में किडनी ट्रांसप्लांट शुरू हो चुका है, लीवर ट्रांसप्लांट होने वाला है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा, हेमाटो-ऑन्कोलॉजी में बहुत अच्छा काम हो रहा है। बच्चों के कैंसर का इलाज पहले दिल्ली आना पड़ता था, बच्चों के कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी और बाकी चीज़ें एम्स पटना में हो रहा है। कैंसर की सर्जरी, सारे कैंसर की सर्जरी पटना एम्स में होता है, सारे कैंसर की सर्जरी। बच्चों से रिलेटेड जितनी भी आप बीमारियां हैं उसका इलाज पटना में एम्स में होता है। एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट हमने स्टार्ट किया तो बड़े बड़े जितने एंडोक्राइन की बीमारियां हैं वो होता है। कौन सी सर्जरी नहीं है जो पटना एम्स में नहीं होता है, सारी सर्जरी होती है। पीडियाट्रिक इमरजेंसी डिपार्टमेंट एक सेपरेट डिपार्टमेंट है जहाँ इमरजेंसी मरीज़ों को देखा जाता है। तो अभी लगभग जितना काम पॉसिबल हो सकता है, इवन रोबोटिक सर्जरी भी हमारे यहाँ हो रहा है। लेप्रोस्कोपी तो होती हैं, रोबोटिक सर्जरी तक हमारे यहाँ होती हैं। एक डॉक्टर के पास जाता हूँ और उसका बोर्ड पे मैं डॉक्टर लिखा हुआ शब्द देखकर विश्वास करता हूँ कि वो डॉक्टर अच्छे होंगे और हम अपना इलाज के लिए वहाँ चले जाते हैं। तो एक लेमैन, एक साधारण आदमी को आप कैसे समझा सकते हैं कि एक सही डॉक्टर, उसमें अब हो सकता है कि मैं जिस डॉक्टर के विश्वास करके मैं गया हूँ वो वाकई में डॉक्टर नहीं भी हो सकता है, सिर्फ एक आपके आंखों में धूल झोंकने के लिए उसने डॉक्टर का टैग लगा दिया है। तो एक आदमी, कुछ ऐसा पहचान है सरकार का या कुछ ऐसा कॉमन पहचान हो जिसको देखकर हम लोग उस डॉक्टर की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को समझ लें ताकि हम प्रॉपर इलाज करवा सके। यानी एक लेमैन अच्छे डॉक्टर को कैसे पहचाने? ठीक है, इसको थोड़ा मैं एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बताता जी बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ मैसेज या अपील समाज से करने के तौर पे भी बताता हूँ आपको, और आपको स्ट्रक्चर समझाता हूँ मेडिकल सिस्टम का। सबसे पहले जो आपका सवाल है, देखिए सिंपल है। जो डॉक्टर होता है, जो मेडिकल डॉक्टर होता है, उसकी पहली डिग्री होती है MBBS, ठीक है। ठीक है, आप बोर्ड पे क्या देखेंगे, MBBS की डिग्री है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको जो तकलीफ़ हुई है, जैसे वो बच्चा है तो बच्चे के इलाज के लिए MD पीडियाट्रिक्स से पास जाना है। MD डिग्री होती है स्पेशलाइजेशन की। जो बच्चा दिखाना है तो MD पीडियाट्रिक्स के पास जाना है। पेट दर्द है, आपको लग रहा है कि सर्जिकल केस है, तो MS सर्जरी के पास जाना है। या जनरल फिजिशियन जिसको हम कहते हैं, वो होंगे MBBS MD जनरल मेडिसिन। ओके। अगर आपको किस एक्सरे कराना है, आपको MRI करवाना है, CT स्कैन कराना है, तो जिस लैब में जाएंगे, जिस डॉक्टर की डिग्री MD रेडियो डायग्नोसिस होंगी, MD लगा होना चाहिए, MD रेडियो डायग्नोसिस। ओके। आपको और प्रेफरेबली देखिए, सब अभी क्या है ना, लोग थोड़ा कुछ भी हुआ सुपर स्पेशलाइजेशन वाले विभाग में चले जाते हैं। सर दर्द हुआ तो बोले यहाँ न्यूरोलॉजिस्ट कौन है। आपको पहले एक जनरल मेडिसिन से दिखाना चाहिए। जनरल मेडिसिन क्या है, वो ना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोचते हैं। हेडेक के कई कारण हो सकते हैं। पेट दर्द हुआ तो आप पहले जनरल मेडिसिन के पास जाएंगे। आपका बच्चा है, पेट दर्द हो रहा है, तो पहले पीडियाट्रिशियन के पास जाएंगे, MD पीडियाट्रिक्स के पास जाएंगे। अगर उनको लगेगा कि ये बहुत स्पेसिफिक है और एक ऐसे सलाह लेने, कंसल्टेशन की ज़रूरत है जो सुपर स्पेशलिस्ट से लेना है, जैसे किसी को थायराइड की बीमारी है, तो शुरुआती लक्षण के आधार पे एक MD पीडियाट्रिक्स डायग्नोस करेंगे और फिर वो हमारे पास
पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर देते हैं, फिर हम फर्दर उनका ट्रीटमेंट कराते हैं। तो सबसे पहले आपको MBBS और MD या MBBS और MS डिग्री देखनी है, और प्रेफरेबली MBBS MD या MS। MS। हाँ, सर्जन वाला ट्रीटमेंट है तो MS, और फिजिशियन वाला ट्रीटमेंट है तो MD। बच्चा है तो MD पीडियाट्रिक्स, और बड़ा है 18 साल 14 साल से ऊपर है तो आप MD जनरल मेडिसिन के पास जाते हैं। ओके। पहले आप यहाँ जाए, और प्रेफरेबली आप, क्योंकि एक चलन है हम लोगों में कि हम डिग्री के साथ अपने जगह का भी नाम लिखते हैं कि MD पीडियाट्रिक्स फ्रॉम फलना यूनिवर्सिटी PMCH से, पटना PMC यूनिवर्सिटी, है ना। तो आप प्रेफरेबली वैसे डॉक्टर के पास जाएं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से पास आउट हो। मतलब आप कहना चाहते हैं कि MBBS तो हो ही, बिल्कुल, MBBS हो, MD MS हो। MBBS के अलावा कुछ भी लगा के रखा है। MBBS और MD के बाद सब्जेक्ट और फिर किस जगह से किया हुआ है, राइट, ये नहीं लिखा हुआ है तो डाउटफुल डाउटफुल है। एक चीज़ और, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो किसी भी डॉक्टर को प्रैक्टिस करने के लिए जो लाइसेंस देता है MBBS MCI देता है। MCI पहले, और अब नेशनल मेडिकल काउंसिल अभी। हाँ, NMCI जो भी हो, तो MCI सर्टिफाइड हो। MCI का MCI के बहुत सारे ब्रांचेज स्टेट में हैं, जिनको जैसे अपने बिहार में BCMR है, बिहार काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन। ठीक है। उसी तरह से जैसे दिल्ली में दिल्ली मेडिकल काउंसिल है, तो आपको MCI या NMC जो भी है, और इसके अलावा स्टेट में जो स्टेट का मेडिकल रजिस्ट्रेशन है, बिल्कुल वहाँ से रजिस्टर्ड होना चाहिए वो डॉक्टर, रजिस्टर होना चाहिए, तभी लाइसेंस है प्रैक्टिस करने की। ठीक है, ये तो एक पहचान हो गई। अब सवाल एक और उठता है कि अगर ये सब डॉक्टर, अगर ये नहीं हो और फिर भी अगर वो डॉक्टर ऑपरेशन भी कर रहा हो, तो उस स्थिति में पब्लिक कोई, भारत सरकार की कोई ऐसी संस्थान है या कोई ऐसा नंबर है जिस पर बातचीत करके डॉक्टर की असली जो पहचान है वो जान सके? आप रजिस्ट्रेशन पता कर सकते हैं नहीं सारे। तो- देखिए, जितने भी रजिस्टर्ड डॉक्टर होते हैं वो जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, जो गवर्नमेंट में है उनका तो वेल नोन है कि उनको नौकरी ही मिली रजिस्ट्रेशन पे, तो उसमें तो बिल्कुल नहीं, बड़ा- वो तो हाँ, अलग वो अलग हो गया। प्राइवेट में जो भी कर रहे हैं उनके पैड पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होना मस्ट है। मस्ट है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर। वो रजिस्ट्रेशन नंबर आम पब्लिक कैसे चेक करे? वेबसाइट पे, वेबसाइट पे? हाँ, जैसे आप MCI NMC का आप वेबसाइट पे जाएंगे, आप बिहार स्टेट डालेंगे, मेरा नाम लिखेंगे, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। मैंने कब MBBS का रजिस्ट्रेशन कराया, कब MD का रजिस्ट्रेशन कराया, दोनों आ जाएगा उसमें। राइट। अब ठीक है, ये तो पहचान हो गई अच्छे और सही और नकली डॉक्टर का। ठीक है, डॉक्टर भी नकली बहुत सारे घूम रहे हैं, याद रखिए। उनको डॉक्टर बोलना ही नहीं है, उनको डॉक्टर नहीं नहीं है, बोलना झोला छाप है उनको। डॉक्टर MBBS होता है, बिल्कुल बिल्कुल। उन कम MBBS तो होना ही मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो MBBS है। चाहिए। राइट। ये फुल स्टॉप तो हो नहीं सकता हमारी आपकी बातचीत का, है ना, अर्ध विराम हो सकता है, ये चलता रहेगा। एक चीज़ और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो शुरू में आपने बोला ना कि इतना एम्स में पेशेंट क्यों है, राइट। और तो देखिए, जो सिस्टम है कि आपका गांव है, वो गांव में आपको सब सेंटर होगा, फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा, फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा, उस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाद मेडिकल कॉलेज आता है। ठीक है, ठीक है। आपको पहले छोटी मोटी चीज़ें होती हैं तो अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दिखाना चाहिए। अगर आप सीधे गांव से उठेंगे और मेडिकल कॉलेज आ जाएंगे तो मेडिकल कॉलेज में करोड़ों का भार पड़ता है। बिल्कुल। गवर्नमेंट का एक चेन है। अपने यहाँ रेफरल सिस्टम उतना मजबूत नहीं है जितना अगर आप यूके में चले जाएंगे तो आप डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर देखेगा ही नहीं उसको रेफरल चाहिए। तो आपको सब कोशिश करनी चाहिए कि किसी को मान लीजिए डायरिया हुआ तो आपको क्वालिफाइड डॉक्टर आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे हैं, वो आपको देखेंगे, वो ORS लिखेंगे और बाकी दवाइयाँ लिखेंगे। आपको ज़ुकाम निमोनिया हुआ, आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर देखेंगे। अगर आपको भर्ती की ज़रूरत पड़ी तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भर्ती हो सकते हैं, कम्युनिटी में भर्ती हो सकते हैं, थोड़ा सीरियस हुए तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती हो सकते हैं। हर मरीज़ को लेके आप मेडिकल कॉलेज आएंगे तो मेडिकल कॉलेज में रिसर्च, गंभीर बीमारियां, उसमें हम ज़्यादा समय दें तो समाज के लिए बेहतर होगा। एक और पहलू आपने सुना होगा कि सारे सीरियस मरीज मेडिकल कॉलेज रेफ़र क्यों होते हैं, सीरियस वाले, जो कि एक गांव में
प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, ब्लॉक में या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उतनी सुविधाएं सरकार ने दी हुई है। जैसे बिहार गवर्नमेंट ने लगभग अभी की डेट में हर डिस्ट्रिक्ट में एक आईसीयू खोलने का वो किया और काफ़ी जगहों पे आईसीयू खुल गया और अच्छा चल रहा है। मगर शुरू में आपने जो स्टार्ट किया था कि डॉक्टर भी एक इंसान है, वो भगवान नहीं है। हम शरीर के अंदर घुस के नहीं देखते कि क्या बीमारी है। हमें बीमारी के लक्षण, जांच में रिपोर्ट, इनकी ट्रेनिंग मिलती है। हमने कई सालों से वो ट्रेनिंग ली है और उस ट्रेनिंग के आधार पे हम बीमारी डायग्नोस करते हैं। और बीमारी का अपना एक टाइमलाइन होता है। जैसे हम मरीज़ों को जब समझाते हैं कि आपको मान लो कि मराठी से आपको चलना है पटना ट्रेन से, तो कैसे चलेंगे? तो मराठी से ट्रेन पकड़ेंगे, मोकामा आएगा, फिर बाढ़ आएगा, बख्तियारपुर आएगा, फतुआ आएगा, पटना आएगा। तो डिफरेंट स्टेशन से गुजर के तब आप पटना पहुंचेंगे। राइट। सिमिलरली डिजीज़ का एक टाइम लाइन, प्रोग्रेस लाइन होता है। स्टार्ट हुआ कम लक्षण, फिर आपने इलाज नहीं कराया वो बढ़ा, फिर आपने इलाज नहीं कराया वो बढ़ा, और फिर अब कॉम्प्लिकेशन शुरू हुआ। अब आप जिस स्टेज में डॉक्टर के पास पहुंचते हैं उस पर निर्भर करता है आपके बचने और नहीं बचने की संभावना है। अगर आप शुरू में आ जाएंगे तो लक्षण पकड़ में आ जाएगा, आपको दवाई दी जाएगी, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पहुंचते हैं जब सांस एकदम उल्टी उखड़ी हुई है और तब आप एक किसी डॉक्टर के पास पीएससी में पहुंचते हैं, तो वो बेचारा नहीं बचा पाएगा, वो चाहे कितना भी क्वालिफाइड डॉक्टर क्यों ना हो। और फिर क्या करेंगे? आप तोड़फोड़ मचा देंगे वहाँ। छोटे स्तर पे डॉक्टर इलाज करने से क्यों बच रहा है? मेरा कई बार ये सवाल भी रहता है कि आप किसी बीडीओ को या फिर एसडीओ को या फिर डीएम को प्रोटेक्शन क्यों देते हैं, उसको फोर्स क्यों देते हैं? बिल्कुल। क्योंकि वो कुछ डिसीजन लेता है, उस डिसीजन के कारण उसके जान पे भी खतरा हो सकता डायरेक्ट है, इम्पैक्ट अभी तुरंत पड़ने वाला है, जान पे भी खतरा हो सकता है, इसलिए आप उसको फोर्स देते हैं। बिल्कुल। आप डॉक्टरों को क्यों नहीं देते? जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे सीरियस मरीज का इलाज करता है, आपको नहीं पता होगा, जब हम लोग इलाज करते हैं पूरा गांव का गांव उठ के आता है उस मरीज के साथ, वो नेचुरल है, पूरा समाज आता है कि क्या हो गया। बिल्कुल। और जब उसके साथ कुछ अनहोनी होती है वो पूरा समाज तोड़फोड़ मचा देता है। आपको इलाज करना, अच्छे से इलाज करना उसके हाथ में है। वो नहीं भी बच सकता, इसकी प्रोबेबिलिटी है। और जब नहीं बचेगी, मरीज़ नहीं बचता है, तो आपको तोड़फोड़ नहीं मचाना चाहिए। नहीं तो फिर वो डॉक्टर क्या करेगा? रेफर टू हायर सेंटर। बिल्कुल, यही होता है ना। सरकारों को इस पर सोचना चाहिए। बिल्कुल। वो कोई जानबूझ के नहीं करता, उसकी ट्रेनिंग है उतनी कि वो इलाज कर सके, लेकिन वो पहले अपनी जान बचाता है। भीड़ देख करके वो डर जाता है एक डॉक्टर। आखिर आदमी ही तो है, आदमी है, मनुष्य आपने तो कोई है। प्रोटेक्शन नहीं दिया हुआ है पुलिस की उसकी, वो बेचारा डर जाता है और रेफर कर देता है, जबकि वो ट्रीटमेंट वहाँ कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे मेडिसिन का नाम बता सकते हैं कि एक आम आदमी अपने घर में सुरक्षा के नज़रिए से उसको अपने घर में स्टोर करके रख सके? देखिए, ऐसे तो हमेशा दवाइयाँ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लेनी चाहिए जी। लेकिन बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिसमें बहुत मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और वो शुरुआत में दे देना चाहिए पहले, उसके बाद डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे सबसे कॉमन बुखार होता है, तो आप बुखार होता है तो आप पैरासीटामोल की दवाई रखें। छोटा बच्चा है तो सिरप, बड़े आदमी है तो एक टैबलेट आप वो दे सकते हैं। पानी से शरीर पोंछ सकते हैं, और फिर बार बार अगर ज़्यादातर बुखार वायरल होता है, वो आप पैरासीटामोल देंगे, ठीक हो जाएगा। अगर वो रहता है 2-3 दिन तो आप डॉक्टर से आकर दिखाइए। जब भी किसी को डायरिया होता है, अपने देश में डायरिया से बहुत जानी जाती हैं, क्योंकि शरीर से पानी निकल जाता है और बॉडी डिहाइड्रेट होकर के खून में पानी नहीं रहता है, तो शॉक बोलते हैं हम लोग, बीपी गिर जाता है और मरीज़ की जान चली जाती है। किसी को भी डायरिया हो तो आप ORS का एक बड़ा पैकेट लें, और उसको जो पानी का 1 लीटर का बॉटल होता है, 1 लीटर में पूरा पैकेट घोल दें, बड़ा वाला 1 लीटर वाला। ठीक है। 1 लीटर का पैकेट पूरा 1 लीटर पानी में घोल दें, अच्छे से मिला दें, और उसको मरीज़ को पिलाते रहें। जितना बार पैखाना हो आप उसको ORS का घोल उसको देते रहें, आधा गिलास 1 गिलास, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना उसको पैखाना हो रहा है। और फिर अगर आप ORS सही से देंगे तो वो मरीज़ को कुछ नहीं होगा, 2-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर आपको लगे कि बहुत अच्छा से ORS नहीं पी रहा है, या आँख धंसा हुआ लग रहा है ना, या सुस्त पड़ता जा रहा है, तुरंत नज़दीकी अस्पताल में जाएं, ताकि उसको IV लाइन दे करके फ्लूइड चढ़ाया जा सके। चलिए, अंतिम सवाल, आप अपने काम से कितना खुश हैं, और आप अपने लेवल पर आगे
समाज में क्या क्या कंट्रीब्यूशन देने वाले हैं? तो जैसा मैंने आपको बताया कि एम्स में आकर के बहुत खुशी मिलती है, सेटिस्फाइड मैं हूँ अपने जॉब से और पूरे अपने निष्ठा से सेवा कर रहा हूँ समाज का। उसके अलावा कुछ कंट्रीब्यूट, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जिस सेवा में ऑलरेडी समाज में डेली के बेसिस पे कर ही रहे हैं, हम लोग जो अपने स्टूडेंट्स को भी ये ट्रेनिंग देते हैं कि कई बार आप थोड़ा एक स्टेप आगे जाके पेशेंट के लिए मदद करो। जैसे मतलब छोटा छोटा बिहेवियर, क्योंकि देखिए गांव से कोई आता है उसको पता नहीं है कि फलाना सर्जरी का बिल्डिंग किधर है, तो ईगो पे नहीं लेना है कि हम डॉक्टर हैं तो हम इसको नहीं बताएंगे। यही नहीं, एक डॉक्टर भी इंसान है और विश्वास मानिए, आप अगर हॉस्पिटल आए हैं तो आपके जैसा लगभग हजारों पेशेंट वहाँ आ चुके हैं और डॉक्टर का भी संख्या जो है एक लिमिटेड है। उनको 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 15 घंटे लगातार काम करना होता है। तो हम अगर इंसानियत के नाते इंसान होकर डॉक्टर के पास जाएंगे तो विश्वास करिए ये डॉक्टर भी आपके ही घर के, आपके ही बच्चे हैं। आपको गार्जियन के तौर पर, आपको भाई के तौर पर ये ट्रीट करते हैं। विश्वास मानिए, कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता है कि उसका मरीज खराब हो, उनका मरीज खराब हो। कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता उसका मरीज खराब हो। और यही नहीं, आज जिस युग में यूट्यूब से पर आप वायरल वीडियो देखते देखते अपना समय गुजारते हैं, जितने समय में आप एक यूट्यूब पर या एक वायरल वीडियो देखते हैं उतने समय में एक डॉक्टर को 10 पेशेंट देखना होता है। तो आप समझिए, आप अपने इंटरटेनमेंट के लिए अगर 3 मिनट में एक वायरल वीडियो देख रहे हैं तो वो 3 मिनट में उस डॉक्टर साहब को कम से कम 2 पेशेंट देखना पड़ रहा है। तो डॉक्टर को भी डॉक्टर समझिए। और ऐसे, हालांकि मैंने कोशिश किया कि बड़े ही सुखमय माहौल में ये बातचीत हो, लेकिन डॉक्टर हैं, बहुत सारी उम्मीदें होंगी। तो अगर डॉक्टर साहब से अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो मैं डॉक्टर साहब का डायरेक्ट नंबर आपको नहीं दूंगा, क्योंकि इनके पास काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। बहुत कोशिश करने के बाद ये हमारे साथ उपलब्ध हो पाएँ। आप अपने मैसेज में हमें सवाल देंगे। मेरी ओपीडी फ्राइडे को जी एम्स पटना में फ्राइडे को मेरी ओपीडी होती है, आप वहाँ आके दिखवा सकते हैं मेरे से। दिखवा सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है। और कोई सवाल हो तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब को मैं रेफर कर दूंगा। शुक्रिया। थैंक यू।